to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about retail inflation in December. And this topic is important from our syllabus paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन भी कहते हैं, दैट हैज़ कम डाउन टू 4.59% इन दिसंबर फ्रॉम 6.93% इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। याद रखें, हम पिछले साल के दिसंबर 2020 और नवंबर 2020 की बात कर रहे हैं। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस न्यूज़? क्योंकि पहली बार मार्च 2020 के बाद से पहली बार रिटेल इन्फ्लेशन 6% से नीचे आया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अदरवाइज वो लगातार 6% से ऊपर बना रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश की। आप देखिए, मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर से जस्ट पहले नवंबर तक ये जो रिटेल इन्फ्लेशन है दैट रिमेंड परसिस्टेंटली अबोव 6%। 6.7% एवरेज था फ्रॉम जनवरी टू मार्च, 6.6% था अप्रैल टू जून क्वार्टर एंड 6.9% था फ्रॉम जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। और अक्टूबर और नवंबर में भी वो 6% से ऊपर ही रहा, बस दिसंबर में जाकर के वो 6% से नीचे आया है पहली बार। तो अब ध्यान दें कि मैं 6% पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, वो भी आपको पता ही होगा वैसे तो। वाई दिस 6% स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI ऑन February 2015। ये आपने भी अपने बेसिक इकोनॉमी में जरूर पढ़ रखा होगा। और ये जो अग्रीमेंट RBI और भारत सरकार के बीच में साइन हुई है, उसके हिसाब से RBI की जो चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है इन्फ्लेशन रेट को, CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को या फिर रिटेल इन्फ्लेशन को 2% से लेकर के 6% के बीच में रखना थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज़। और इसके लिए अलग अलग टूल्स भी हैं उनके पास, जैसे कि रेपो रेट वगैरह, टाइम टू टाइम उसको वो चेंज करते रहते हैं इन ऑर्डर टू कीप द इन्फ्लेशन बिटवीन दिस डिजायरेबल रेंज। एंड इफ द RBI फेल्स टू डू सो फॉर 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स, देन it must submit a report to the government according to this agreement explaining the reason behind its failure and also suggest measures to control it। कि आखिर वो क्या स्टेप्स ले रही है इस persistent high inflation को कंट्रोल करने के लिए, वो सब कुछ उनको बताना होता है अगर 3 सक्सेसिव क्वार्टर में रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा रहा तो। और ऐसा पहली बार हुआ है, ये अग्रीमेंट साइन होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि साल 2020 में जो 3 सक्सेसिव क्वार्टर में रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा था। और उसके बाद RBI ने जवाब भी दिया था भारत सरकार को। इससे रिलेटेड आर्टिकल हमने ऑलरेडी कवर भी किया है, जहां मैंने आपको बताया कि RBI ने जवाब दिया था कि लॉकडाउन के कारण फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, क्योंकि सप्लाई रुक गई थी, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था और इस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। तो ये था जवाब RBI का। एक बात आपको और PT पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट इज वैलिड ओनली फॉर 5 years। इट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 5 अगस्त 2016 टू March 31, 2021। तो आने वाले 2-3 महीनों में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो पहली बार भारत सरकार और RBI ने साइन किया था, वो लैप्स होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली इसको फिर से रिवाइज किया जाएगा आने वाले 1-2 महीने में ही। तो इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में। अब जरा देखते हैं कि RBI ने क्या कारण बताए हैं कि क्यों इन्फ्लेशन इस महीने दिसंबर 2020 में कम हो गया है। तो 14 महीनों के लगातार हाई इन्फ्लेशन के बाद, खासकर फूड प्राइसेस से रिलेटेड जो हाई इन्फ्लेशन था, उसको 14 महीनों से लगातार हाई इन्फ्लेशन होने के बाद अब जाकर के इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन खासकर कम हुआ है। इनफैक्ट अगर फूड के अंदर भी स्पेसिफिकली वेजिटेबल प्राइस को देखा जाए तो उसमें 10.4% का डिफ्लेशन आया है, मतलब 10.4% प्राइस कम हुई है रादर दैन इंक्रीजिंग। तो इस कारण से मेनली फूड इन्फ्लेशन और फूड में भी वेजिटेबल प्राइस के गिरने के कारण ओवरऑल इस महीने दिसंबर 2020 में इन्फ्लेशन कंट्रोल में हुआ है। ओवरऑल अगर कोर इन्फ्लेशन की भी बात करें तो वो भी मार्जिनली कम हुआ है, दैट हैज ईज टू 5.5% इन दिसंबर। लेकिन सबसे ज़्यादा कमी आई है फूड सेक्टर में,
और फूड के अंदर भी वेजिटेबल सेगमेंट में। आई होप आपको तो पता ही होगा कि कोर इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से। कोर इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड प्लस फ्यूल इन्फ्लेशन। तो ये जो फूड एंड फ्यूल होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और इसी कारण से जब अगर फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन घटा दिया जाए हेडलाइन इन्फ्लेशन से, तो बाकी सारे इन्फ्लेशन को हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। और कोर भी कम हुआ है थोड़ा बहुत, 6 से लेकर के 5.5 पे आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अंतर आया है फूड में, और फूड के अंदर भी वेजिटेबल में। अब जरा समझते हैं कि क्या सच में कुछ मेजर गिरावट आई है या कुछ और कारण है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे और ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ द बेस इफेक्ट दैट हैज़ लीड टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन इन दिस पर्टिकुलर मंथ दिसंबर 2020। बेस इफेक्ट पहले भी मैं कई दफ़ा आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूँ। यू मस्ट बी नोइंग कि बेस इफेक्ट इज इफेक्ट ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर टर्म, may it be growth rate or may it be inflation because of high or abnormally low base year। फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले साल के क्वार्टर में एबनॉर्मली लो प्रोडक्शन हुआ है या एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ग्रोथ रेट जब हम इस क्वार्टर में निकालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग, तो उसका इम्पैक्ट उसमें दिखेगा एज अ बेस इफेक्ट। आई होप अगर आपने बेस इफेक्ट जो हमने पहले डिस्कस किया है, अगर आपने 14 अक्टूबर 2020 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इकोनॉमी सेगमेंट में मैंने बेस इफेक्ट डिटेल में डिस्कस किया, अगर आपको वो याद होगा तो यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ बेस इफेक्ट, कि अगर किसी भी कारण से एबनॉर्मली हाई बेस होता है या एबनॉर्मली लो बेस होता है तो उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे या ग्रोथ रेट पे दिखता है, दैट इज़ बेस इफेक्ट। अब समझिए कि जो पिछले साल दिसंबर था, यानी कि 2019 का दिसंबर था, जिसके रेस्पेक्ट में 2020 दिसंबर का इन्फ्लेशन रेट निकाला गया है, तो जो 2019 दिसंबर का इन्फ्लेशन था वो इन्फ्लेशन क्वाइट हाई था, 7.4% था। अब देखिए ये WPI बेस्ड इन्फ्लेशन है येलो कलर से, और रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि CPI बेस्ड इन्फ्लेशन हमने ये ब्लू कलर से दिखाया है, वो काफ़ी ज़्यादा था, 7.4% तक चला गया था। और उसमें भी फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा था, और फूड में भी खासकर वेजिटेबल्स के प्राइस काफ़ी ऊपर गए थे, खासकर ऑनियन की शॉर्टेज हो गई थी उस टाइम में। आपको याद ही होगा ऑनियन 150 रुपये 200 रुपये किलो बिकने लगा था, 456% प्राइस उसका ऊपर गया था। और ये कारण है कि दिसंबर 2019 में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, और दिसंबर 2020 में जो इन्फ्लेशन निकाली गई है वो दिसंबर 2019 के रेस्पेक्ट में निकाली गई है, और यही कारण है कि दिसंबर 2020 की इन्फ्लेशन रेट कम दिख रही है। और फूड सेक्टर में तो इनफैक्ट वो निगेटिव में दिख रही है, -10.4%। तो दिस इज बेस इफेक्ट, कि जिसके तुलना में हम निकाल रहे हैं इन्फ्लेशन दैट वाज क्वाइट हाई, एंड दैट इज वाई दिस ईयर द इन्फ्लेशन रेट इज appearing or apparently low. The control in inflation in the December month of 2020 may be because of sharp increase in the inflation of December 2019. It is known as base effect. अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं CPI और WPI से को लेकर के, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल। और इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स उसका वेटेज होता है 22.6%, फ्यूल एंड पावर उसका वेटेज होता है 13.15%, एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स इसका वेटेज होता है 64.23%। यानी कि याद रखना सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड का, फिर प्राइमरी का, और सबसे कम फ्यूल एंड पावर का। प्राइमरी आइटम्स के अंदर भी अलग अलग आइटम्स होते हैं, फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स, क्रूड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फ्यूल के अंदर होता है कोल, मिनरल ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मैन्युफैक्चर के अंदर भी अलग अलग होते हैं, फूड प्रोडक्ट, बीवरेजेज, टोबैको प्रोडक्ट, टेक्सटाइल्स। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि WPI में आपको कहीं भी सर्विसेज कोई भी नहीं दिख रहे हैं, दे ऑल आर गुड्स के प्राइस में ही इंक्रीमेंट ली जाती है इन कैलकुलेशन ऑफ WPI। WPI को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है वो होता है 2011-12 का, और इसको कैलकुलेट करने वाली जो एजेंसी है वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज़ अ जॉइंट ऑफिस इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बात भी PT पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। सुन कैसा लगेगा कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा, लेकिन ये एक अटैच्ड ऑफिस है, जॉइंट ऑफिस है विथ रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड WPI फिगर्स आर पब्लिश्ड ऑन मंथली बेसिस। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स्ड इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट हैं। एक जो होता है CPI कंबाइंड के अलग अलग 2 पार्ट होते हैं, CPI रूरल एंड CPI अर्बन। इसको निकालने के लिए जो बेस ईयर लिया जाता है 2012 का लिया जाता है, और इसको रिलीज करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, विच इज़ पार्ट ऑफ और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI।
और CPI इंडस्ट्रियल वर्कर बेस ईयर 2001 रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो, CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स बेस ईयर 1986-87 रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो, CPI रूरल लेबरर्स अगेन बेस ईयर 1986-87 रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो। ये सब मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि APSC का प्रीलिम्स आ रहा है और इन सब तरीके के सवाल आ जाते हैं प्रीलिम्स में, सो तो प्लीज़ कीप ऑल दीज फैक्ट्स इन योर माइंड। अगर CPI और WPI के बीच का की डिफरेंसेस देखें, क्या उनके बीच का मेन अंतर है, तो आपको पता चलेगा कि WPI रिफ्लेक्ट्स चेंज इन द प्राइस एट होलसेल लेवल, जबकि CPI रिफ्लेक्ट्स चेंज इन द प्राइस एट द कंज्यूमर लेवल यानी कि रिटेल लेवल। In the weightage of the items in WPI are based on the production values, while weightage in the items of CPI is based on the average household expenditure. उसका वेटेज ऑफ फूड WPI में 24.4% है, जबकि CPI में 39.06% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड का वेटेज CPI में ज़्यादा है, याद रखना WPI में कम है। एंड WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज वाइल CPI ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज लाइक हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज ETC। इस टॉपिक के बेसिस में हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about India-US relations, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, ये इस आर्टिकल में जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपने कई दफ़ा पहले भी सुन रखा होगा मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मैंने आपको कई दफ़ा पहले भी बताया है कि इन 21st सेंचुरी, विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, चाइना इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट प्लेयर इन एशिया पैसिफिक रीजन, ये तो आप जानते ही हैं। एंड चाइना ऑल्सो चैलेंज द हेजेमनी और सुप्रीमेसी ऑफ US एट द ग्लोबल लेवल। और यही कारण है कि US की जो पॉलिसी थी इंडिया की तरफ वो बदल गई, उसमें एक मेजर चेंज देखा गया। ये वही US है जिसने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। उसने NSG ग्रुप बना दिया था ताकि इंडिया को कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना मिले, कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल ना मिले। और ये वो यही US है जो अब इंडिया को NSG की मेंबरशिप दिलवाने की कोशिश कर रहा है। ये वही US है जो इंडिया के साथ उसने न्यूक्लियर डील भी साइन कर रखा है, जिसको आप 1-2-3 डील नाम से जानते हैं। तो ये जो इतना यू टर्न आया है इंडिया US के रिलेशंस में, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है चाइना। अब जब चाइना का राइज हुआ है जो US की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहा है, तो अब US क्या कोशिश कर रहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करे एशिया रीजन में, इंडिया के भी ग्रोथ को सपोर्ट करे, ताकि इंडिया चाइना को काउंटर करे इन द एशिया पैसिफिक रीजन इटसेल्फ। और जब इंडिया और चाइना एक दूसरे को काउंटर करेंगे एशिया पैसिफिक रीजन में, तो दे विल रिमेन अ रीजनल प्लेयर। वो इस रीजन में एक दूसरे को काउंटर करेंगे और ग्लोबल लेवल पे बस अकेला सोल डोमिनेंट प्लेयर US रह जाएगा। तो ये होती है ग्लोबल हेजेमनिक थ्योरी, जिसको एक्सप्लेन करते हैं IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये है मोर और लेस प्रिंसिपल और द वे US इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंडिया। और इसी कारण से इंडिया और US के डिफेंस जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं विथ राइज ऑफ 21st सेंचुरी, विथ राइज ऑफ US। कई सारे इनिशिएटिव्स 21st सेंचुरी में लिए गए हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ क्वाड ग्रुप, कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। मालाबार एक्सरसाइज, अब मालाबार एक्सरसाइज 1992 में ही पहली बार कर दिया गया था, लेकिन इसको काफ़ी फ्रीक्वेंट तरीके से बाद में स्टार्ट किया गया 2008 के बाद से, जब चाइना का राइज हुआ है, चाइना का डोमिनेंस बढ़ा है एशिया पैसिफिक रीजन में। हमने कई सारे US के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, फॉर एग्जांपल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव 2015 वाला। US ने हमें कई सारे डिफेंस के टैग दिए, STA1 टैग, मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दिया है इंडिया को। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं इंडिया US के डिफेंस रिलेशन में। उसके पीछे हम जो कारण बताते हैं वो है चाइना फैक्टर। अब करंट न्यूज़ क्या है, करंट डेवलपमेंट तो देखो ये है कि अभी तक हम ये कारण बताते थे कि चाइना फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड ग्रोइंग रेप्रोचमा और ग्रोइंग फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया US रिलेशन, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर। ये तो हम बोलते थे ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक राकेश सूद, C राजा मोहन, एक्सपर्ट्स के मुताबिक। लेकिन कभी भी फॉर्मल पॉलिसी या डॉक्यूमेंट में कभी भी चाइना का जिक्र नहीं किया गया है इंडिया US के बढ़ते रिलेशनशिप को लिए। जो फॉर्मल बातें होती हैं वो यही होती हैं कि बोथ countries are democratic in nature and that is why we are growing some friendship amongst each other, we are growing defense partnership। फॉर्मली कभी ऐसा दोनों ही कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया कि we are growing our development और पार्टनरशिप because of China factor। और ये एक्सपर्ट्स के बेसिस पे हम आंसर में लिखते रहे हैं। लेकिन अब पहली बार एक न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ के हिसाब से देखो, एक US की डिफेंस फील्ड की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट यानी कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट अब रिवील हुई है। और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से US की अपनी एक पॉलिसी बनाई है, US ने एक डिफेंस पॉलिसी बनाई है जिसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है
कि वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे ताकि इंडिया का राइज करके वो चाइना को काउंटर करे इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो अब आप जब भी इस तरह का आर्गुमेंट लिख रहे हो तो रादर देन जस्ट राइटिंग कि अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन और राकेश सूद, यू कैन ऑल्सो राइट दैट अकॉर्डिंग टू अ क्लासिफाइड डिफेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ 2008, इट इज़ वेरी क्लियर दैट यूएस हैज़ बीन सपोर्टिंग मिलिट्री राइज ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब आप साफ साफ लिख सकते हैं वो उनकी फॉर्मल पॉलिसी होगी। देखो ये 2018 की ये जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है इसके हिसाब से देखो इसमें कैसा है कि उन्होंने साफ साफ लिखा है डिफेंस में कि दे विल हेल्प इन एक्सेलरेटिंग इंडियाज राइज एंड कैपेसिटी टू सर्व एज ए नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी एंड मेजर डिफेंस पार्टनर, एक्सपैंड डिफेंस एंड ट्रेड एबिलिटी टू ट्रांसफर डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंक्रीज कोऑपरेशन ऑन शेयर्ड रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न एंड इंकरेज इंडियाज एंगेजमेंट बियॉन्ड इंडियन ओशन रीजन, सपोर्ट इंडियाज मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऑफर डिप्लोमेटिक मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस चैनल टू हेल्प एड्रेस कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस सच एज बॉर्डर डिस्प्यूट्स विथ चाइना। तो यहाँ जाकर के उन्होंने चाइना का साफ साफ जिक्र कर दिया है। एक्सपैंड यूएस इंडिया इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड एनालिटिकल एक्सचेंजेस। उन्होंने ट्रेड पे भी बात की, इस डॉक्यूमेंट में ट्रेड पे भी बात की गई है कि ट्रेड पॉलिसी में भी इंडिया यूएस के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप की जाएगी। यहाँ पे लिखा गया कि यूएस विल वर्क विथ इंडिया टुवर्ड्स डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इंक्रीज लीडरशिप रोल इन ईस्ट एशिया समिट ऑन सपोर्ट इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड ईस्ट एशिया समिट में आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके टोटल 18 मेंबर्स हैं, वो 10 आसियान वाले कंट्रीज, उसके अलावा 6 जो कंट्री हैं इंडिया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएस एंड रसिया। तो ईस्ट एशिया समिट में ऑलरेडी बता चुका, इससे रिलेटेड यूपीएससी में सवाल भी आ चुका है। उसके अलावा उनकी ट्रेड पॉलिसी में यूएस के ये भी है कि इट विल हेल्प इन प्रमोशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये सब आप लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। सिग्निफिकेंस है कि यू कैन मेंशन दिस डिफेंस डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ कि हाउ यूएस पॉलिसी हैज़ फॉर्मली चेंज्ड इन फेवर ऑफ इंडियाज डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from again international segment. It is about a security concern in Sahel region. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. Especially it is important from prelim segment, खासकर मैपिंग रिलेटेड सवाल में। तो जो भी एरियाज वर्ल्ड के न्यूज़ में होते हैं उससे रिलेटेड मैपिंग में सवाल आ जाता है प्रीलिम्स में। तो सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं, फिर देख लेंगे कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है और उसकी मैपिंग में क्या क्या हैं। देखो हाल फिलहाल में साहेल रीजन जो अफ्रीका का है वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे बोको हराम जो नाइजीरिया बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ISIS जो वेस्ट एशिया बेस्ड है, ISIS टेररिस्ट ग्रुप, इन दोनों की एक्टिविटी सहारा डेजर्ट और साहेल एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, साहेल एरिया। और हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ बॉम्ब ब्लास्ट भी किए थे लेक चैड के आसपास, दैट इज़ इन साहेल रीजन इटसेल्फ। और इंडिया ने इस कारण से एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था हाल फिलहाल में। इंडिया हैज़ एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न ओवर सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहेल एंड लेक चैड रीजन ऑफ वेस्ट अफ्रीका। अब ये न्यूज़ अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो दो टर्म है साहेल रीजन एंड लेक चैड, इनकी मैपिंग कर लेते हैं, हो सकता है हमसे इससे प्रीलिम्स में रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए। तो ये देखो ये अफ्रीका है, नॉर्दर्न अफ्रीका में भी जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट के जस्ट नीचे ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं साहेल रीजन। मॉरिशियाना, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये वाला जो रीजन है उसको हम लोग कहते हैं साहेल। और साहेल रीजन में यहाँ पे एक छोटा सा लेक है जिसका नाम है लेक चैड, जिसके आसपास में यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुई है। लेक चैड 4 कंट्रीज से घिरा हुआ है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चैड। तो NNCC याद रखना, इन 4 कंट्री जो लेक चैड के आसपास है वो इस तरह से 4 कंट्री हैं, NN, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, चैड, CC। The next article is taken from environment segment. It is about management effectiveness evaluation. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. सो सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE, और उस रिपोर्ट में हमारे देश के 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को इवैल्यूएट किया गया है कि वहाँ पे कितना बेहतर तरीके से नेचर को, इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखा जा रहा है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है वो अब इस रिपोर्ट में पब्लिश होगी। और ये रिपोर्ट पहली बार इस साल 2021 में पब्लिश हुई है, और इसमें 10 बेस्ट नेशनल पार्क,
5 कोस्टल एंड मरीन पार्क्स एंड टॉप 5 जूज, जो जू हैं उनकी रैंकिंग दी गई है। और इसी हिसाब से अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा है कि हर साल इस तरह की रैंकिंग निकलेगी। और जो इस साल की रैंकिंग आई है उसके हिसाब से जो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड ग्रेट हिमालय है ऑफ नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, ये दोनों एक ही है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा कि नेशनल पार्क जो होता है बिल्कुल कोर एरिया होता है, उसके आसपास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं। तो ये दोनों एक ही आसपास में हैं और फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बोथ आर इन हिमाचल प्रदेश, और आसपास से वो कनेक्टेड भी हैं एक दूसरे से। एंड दीज टू, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बेस्ट परफॉर्मिंग natural protected areas according to this MEE report of 2021। जबकि जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का, दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्स्ट परफॉर्मर इन द सर्वे। तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बारे में समझ लेते हैं, दैट आर बेस्ट परफॉर्मर। ये जो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट वाज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976, इसको मत याद करना। इट इज एट ए हाइट ऑफ अबाउट 5000 फीट एंड ओवरलुकिंग रिवर तीर्थन, तो इसके बगल से तीर्थन रिवर गुजरती है। तो यहाँ पे है कहीं पे, ये फिगर मैं और बड़ा दे दूंगा आपको बाद में। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ से तीर्थन रिवर गुजर रही है, ये नाम आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, एक तीर्थन रिवर गुजर रही है और तीर्थन रिवर के एक साइड में है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरे साइड में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और इन दोनों को ही बेस्ट परफॉर्मर का रैंक दिया गया है, नंबर 1 रैंक दिया गया है इन दिस MEE रैंकिंग 2021। जबकि जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है अलोंग गंगा रिवर। तो ये है गंगा रिवर, और गंगा रिवर के आसपास वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये वो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसको वर्स्ट परफॉर्मर बताया गया है। और ये जो टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे फ्रेश वाटर टर्टल्स रहते हैं। The next article is taken from economy segment. It is about Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So news देखते हैं। देखो 13 जनवरी कल का दिन, उस दिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इम्प्लीमेंट किए हुए 5 साल पूरे हो गए। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इसी दिन 2016 में लॉन्च किया गया था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है, PIB में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने ये पब्लिश किया था ये आर्टिकल। दिस न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, किसके 5 साल पूरे हो गए, बट इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन 2016। और इसके पहले ये इट्स ऑफ कोर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम मतलब अगर किसानों की क्रॉप बर्बाद हो जाती है किसी भी कारण से, मान लो नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, पेस्ट अटैक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो स्टोरेज ढंग से नहीं कर पाते हैं, किसी भी कारण से किसानों की, अगर एनिमल अटैक हो जाता है, किसी भी कारण से अगर किसानों की क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उनको कुछ एक पैसा, इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ मनी उनको रिटर्न में मिलेगा। जैसे हम अपने इंश्योरेंस कराते हैं, अगर तबीयत ख़राब हो गई या लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही ये लोग क्रॉप्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं। सिमिलर कि अगर ये क्रॉप बर्बाद हो जाती है तो मुझे एक इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ पैसा मिल जाएगा। तो इसके पहले भी इस तरह की स्कीम चल रही थी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ता था किसानों को, और इस कारण से बहुत कम किसान थे जो उस ऐसे स्कीम में अपने आप को इनरोल कराते थे, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये दोनों स्कीम चल रही थी पहले मनमोहन सिंह सरकार के अंदर, UPA सरकार के अंतर्गत, लेकिन उन दोनों को रिप्लेस करके फिर ये जो करंट NDA सरकार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ये लेकर के आए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अब ये जो पहले से चल रही स्कीम्स थे क्रॉप इंश्योरेंस के लिए वो ख़त्म हो गए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ला दिया गया है। अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फार्मर्स को बहुत कम प्रीमियम देना होता है, बहुत कम प्रीमियम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप के लिए उनको बस 2% प्रीमियम देना होता है ऑफ द सम इंश्योर्ड। मान लो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया उन्होंने अपने क्रॉप का, तो खाली 2000 रुपया उनको प्रीमियम की तरह देना होगा 1 साल में। राबी क्रॉप अगर 1 लाख का कराया तो उसमें 1.5% देना है। खरीफ क्रॉप जो उनका हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होता है, जो राबी खरीफ दोनों के बीच में आता है, हॉर्टिकल्चरल जैसे कि जिसमें फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, उसमें 5% प्रीमियम देना होता है ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट। तो इस तरीके से प्रीमियम अमाउंट काफ़ी कम रखा गया है ताकि आराम से फार्मर्स अपने आप को इस स्कीम के अंतर्गत इनरोल करा सकें।
In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 333 to 335. Topic number 333 is about BrahMos missile. It is a joint venture between DRDO of India and NPOM of Russia. BrahMos जो नाम है वो इंडिया के ब्रह्मपुत्रा रिवर और रसिया की मोस्कावा रिवर के नाम को मिला करके BrahMos नाम रखा गया. इट इज़ a 2-stage rocket, solid rocket propellant engine. First stage is solid and second stage is having liquid ramjet. It can attack from both air to surface and surface to surface, and its range is from 450 km to 600 km. It is a supersonic, matlab it can travel 5 times faster than the speed of sound. It is a cruise missile and it is the fastest supersonic cruise missile. ये बात याद रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने अभी आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क in Assam. So a multi-modal logistic park has been developed in Jogihoppa, Assam, and Asian Development Bank is funding the project and has invested about rupees 3,000 crore. Please attempt this question based on topic number 334. Topic number 335 is about fertilizer subsidy. So subsidy on urea is known as new pricing scheme subsidy, while subsidy scheme on diammonium phosphate is known as nutrient based subsidy scheme. Please attempt this question based on topic number 335. This is the answer of question number 330 to 332 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लीगलिटी ऑफ लॉ इज एग्जामिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस टेकन. नो, it is decided on the basis of content if it is due process of law. And according to procedure established by law, legality of the law is decided on the basis of the process taken or the procedure involved. So the both statements are wrong. Actually ये interchange किए हुए हैं. So the correct answer will be option D, none of the above. And second was about Sea Vigil 21 and Tropex are India's maritime naval exercise to ensure coastal defense. Of course they are correct. Sea Vigil 21 is biennial and Tropex is annual. This statement is wrong. Even Tropex is biennial. So the correct answer will be option A, one only. Third question was regarding L-shape recovery. Correct answer will be option D. It is a recession or depression when an economy does not return to the trend line growth for many years. So the correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.